बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो एक फ़ीमेल की हेल्थ से जुड़े होते हैं और कुछ ऐसे ही सवाल आज जिनके सोल्यूशन पर बात होगी। लाइक प्रेग्नेंट होने का बेस्ट टाइम क्या है, हेल्दी बेबी कैसे पैदा करें, कंसीव करने में कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं और इनका सोल्यूशन क्या है, और स्पेशली एक मदर को मेंटल सपोर्ट की कितनी नीड होती है, नेचुरल प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी, इन सब पर होगी बात। आज रेडियो वाला पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रुचि भारद्वाज, BAMS MD, सीनियर आयुर्वेदा कंसल्टेंट एंड फर्टिलिटी कंसल्टेंट। मैम बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और मैम के बारे में बताना चाहूँगी जो पिछले 15 सालों से हज़ारों से ज़्यादा कपल्स को कंसीव करने में उनकी मदद कर रही हैं। और सबसे पहला सवाल मेरा मैम आपसे यही है, आपने ये फील्ड क्यों चूज़ की? या एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत से लोग पूछते हैं। हाँ जी। बट एक्चुअली बेसिकली आई ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम हरियाणा। ओके। सो हरियाणा में उस टाइम पे इन 2004-5 व्हेन आई जस्ट पास आउट फ्रॉम माई 12th स्टैंडर्ड फ्रॉम साइंस स्ट्रीम, सो प्री मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट होता था जिसको हम PMT बोलते थे। सो फर्स्ट रैंकर्स गॉट MBBS, देन डेंटिस्ट्री, BDS, देन BMS आता था। ओके। तो उन दिनों में क्या होता था ना, डेंटिस्ट्री एक ऐसा पार्ट होता था, ये सोचते थे कि दांत तक ही है, ओनली टीथ तक ही है, उसी का इलाज हो रहा है। क्योंकि डेंटल सर्जरीज बहुत ज़्यादा उन लोग को लेके अवेयरनेस नहीं थी। सेम BMS करने के बाद ना लोग जनरल फिजिशियन का प्रैक्टिस बहुत करते थे। हाँ जी। और हॉस्पिटल रन करते थे, नॉर्मल डिलीवरीज करवाते थे। सो उस टाइम तो ये कह लो कि नहीं पता होता, बच्चे होते हैं। तो पेरेंट्स ने कहा, आई गॉट सिलेक्टेड फॉर द डेंटिस्ट्री। मेरा जो रैंक था वो उसमें मुझे BDS मिल रहा था जी। इवन गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा था। बट मेरे पेरेंट्स ने बोला नहीं, आप BMS लो। ओके। क्योंकि आप जनरल फिजिशियन कर सकते हो, सिर्फ दांतों तक क्यों रहना, एक मेंटलिटी हो जाती है हरियाणा में। देन उनके प्रेशर से मैंने ये ज्वाइन किया एंड फ्रॉम द सेकेंड ईयर मेरा जो घर के साथ ही एक एडजेसेंट हॉस्पिटल था, मैंने वहाँ पे नॉर्मल डिलीवरीज करवाई, उनको असिस्ट करवाया, सिजेरियन असिस्ट करवाई। गायनी बोलते हैं ना, हम अपना फील्ड नहीं चूज करते, हमारा फील्ड हमें चूज कर लेता है। देन आई आफ्टर माई इंटर्नशिप आई ज्वाइन, मैंने दिल्ली में बहुत जगह जॉब की, बहुत रिनॉन्ड हॉस्पिटल्स में भी की। मैंने देखा लोग वेलनेस के पीछे बहुत है। दे आर क्यूरियस अबाउट देयर हेयर हेल्थ, देयर स्किन हेल्थ, देयर फर्टिलिटी हेल्थ, क्या खाया जाए लोगों को पता ही नहीं है। तो फिर मैंने दिल्ली में ये सब देखा तो मुझे लगा नहीं, मैं थ्रू आयुर्वेदा गायनी करूँगी। गायनी में स्टार्टिंग से करती आई हूँ। तो और मैंने जब किया, मैंने पेन पे भी काम किया, स्किन पे भी किया। बट बोलते हैं ना कि रिजल्ट हमें उसी फील्ड में मिलता है जो फील्ड ने हमें चूज किया होता है। एंड आई गॉट वंडरफुल रिजल्ट इन माई PCOD केसेज, इन माई स्टार्टिंग ऑफ द प्रैक्टिस इन आई कैन से 2012 और 13 आई गॉट गुड रिजल्ट। चाहे वो PCOD हो, चाहे एक्ने हो, फीमेल के से हार्मोनल हेल्थ से रिलेटेड, इनफर्टिलिटी हो। सो बस वो धीरे धीरे एक्सपर्टाइज बन गया। जी, क्या बात है। और अब मैं एक बहुत ही अहम सवाल पर आना चाहूँगी। अच्छा, मुझे लगता है कि हम सब ने ही बायो पढ़ी है, स्कूल टाइम में तो पढ़ी है, लेकिन फिर भी हम बहुत कंफ्यूज हैं। और स्पेशली वो वुमेन जो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं लेकिन उनको बेस्ट टाइम नहीं पता है एक्चुअल में कि कौन सा टाइम है प्रेगनेंसी का। तो वो इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा हम आज लाइट डालेंगे और ये क्वेश्चन मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी ताकि लिसनर्स को आज पता चले। एक्चुअली लोग समझते हैं कि हाँ शादी हो गई और अभी हम फिजिकली इंटीमेसी रख रहे हैं, रिलेशंस रख रहे हैं तो कंसीव हो ही जाएगा जी। बट लोगों को राइट टाइम ऑफ द कंसेप्शन नहीं पता है एंड लोग अवेयर नहीं है कि देयर आर सम डेज हु आर एक्चुअली आपके फर्टाइल डेज ही होते हैं। हाँ जी। तो हमारा एक ओव्यूलेशन स्टडी होता है जो कि हम अल्ट्रासाउंड के जरिए ही हमें पता चलता है, जिसमें फीमेल का एग बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करता है। बिकॉज मेल के स्पर्म जब वे एंटर करते हैं आफ्टर द इंटरकोर्स तो वो 4 to 5 डेज लेते हैं। हाँ जी। और रास्ता कवर करने में और लाइव रहने में। बट फीमेल के स्पर्म के पास सिर्फ 24 फीमेल के एग के पास सिर्फ 24 आवर्स का टाइम होता है। तो जब वो एग रप्चर होकर रिलीज होता है, उसमें से ओवा जो होता है वे दोनों मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होती है। तो हम इसलिए पेशेंट को बोलते हैं कि आपकी जो फर्टाइल विंडो है जनरली फीमेल्स की 14 to 18 डेज तक होती है। आप उन फर्टाइल विंडो में ही अपना रिलेशन रखिए और उनको ऑल्टरनेट डेज बोलते हैं। ऑल्टरनेट डेज इसलिए क्योंकि मेल्स का जो स्पर्म मोर्टेलिटी है वो इफेक्टेड ना हो रेगुलर इंटरकोर्स से, बिकॉज हमें हेल्दी स्पर्म्स चाहिए होते हैं। तो हम उन्हें फर्टाइल विंडो यही बताते हैं कि आपको अपने वो उन दिनों को हम ओवुलेशन डेज बोलते हैं जब एग रप्चर होने का टाइम होता है। हाँ जी।
सो उन दिनों में रिलेशन कांटेक्ट रखने को उनको बोला जाता है, एंड डेफिनेटली जब उन्हें ये समझ आता है तो रिजल्ट मिलता है। जी, अब हमने ये तो जान लिया, लेकिन अभी ये भी जानेंगे व्हाट इज़ द आइडियल एज टू गेट प्रेग्नेंट, बिकॉज हर कोई ना कंफ्यूज है, क्योंकि 25 से 30 साल की जो उम्र बताई गई है वो एक बहुत परफेक्ट एज है जब एक फीमेल को कहा जाता है अब बच्चा पैदा कर लो, लेकिन ये भी वही एज है जब करियर पर बहुत फोकस होना पड़ता है। तो अब कैसे डिसाइड करें कि कौन सा परफेक्ट टाइम है? समटाइम्स ये चीज़ें ना पर्सनल हो जाती हैं। हाँ जी। बट डेफिनेटली बीइंग अ फर्टिलिटी एक्सपर्ट ना, वी शुड बी दैट मच फ्रेंडली विद आवर पेशेंट जो हमें उन्हें समझा सके। कई बार जब हम देखते हैं पेशेंट में पीसीओडी है एंड सीवियर है, एंडोमेट्रियोसिस का केस है पेशेंट, या उसका एग क्वालिटी अभी से इफेक्टेड है, या उसका हार्मोनल इम्बैलेंस लाइक सीरम प्रोलैक्टिन बार बार रेज आ रहा है, चाहे वो पेशेंट हमें 18 का एज में आए या 22 ईयर की एज में आए, हम उसे बोलते हैं गेट फास्ट मैरिज और आपको जल्दी बेबी प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग करनी है। बट अगर पेशेंट में इश्यू नहीं होता, पेशेंट हेल्दी होता है, तो डेफिनेटली दे कैन टेक देयर टाइम एज पर देयर करियर। बट हाँ, एक एज के बाद हमारे फर्टिलिटी इफेक्टेड होती है, बट उसको हम बना सकते हैं हेल्दी ड्यू टू मतलब कुछ लाइफस्टाइल चीज़ों को करेक्ट कर कर, कुछ अपना डाइट मॉडिफिकेशंस कर कर, तो वो चीज़ बड़ी हेल्पफुल रहती है। बेसिकली क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं 30 के बाद प्रेग्नेंट होने में? सबसे बड़ा प्रॉब्लम लो AMH लेवल। ओके। इट इज़ कॉल्ड एंट्रीमुनरल हार्मोन, जो कि आपका एग का एक काउंट बताता है, नंबर ऑफ एग आपके पास कितने हैं। ओके। तो हर फीमेल बच्चा जब पैदा होता है ना, तो नंबर ऑफ एग के साथ पैदा होता है, एंड जब उसे मिनार्की स्टार्ट होती है, उसका फर्स्ट पीरियड चाहे वो 12 ईयर पे हो, 13 पे हो, तब हर साइकिल में 5 से 10 एग उसके रिलीज होते हैं। और जब फीमेल एक एडल्ट एज में बच्चे के लिए ट्राई करती है, तो वो एक हेल्दी एग रिलीज होकर उसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। बट समटाइम्स एज के साथ साथ हम देखते हैं फीमेल्स को मोनोपोज होता है आफ्टर 45, 50, आजकल 40 के बाद भी होने लगा है, तो वो एग काउंट कम होता जाता है, और 30 के बाद वो एग क्वालिटी पुअर होने लगती है। ओके। सो दिस इज द मेन थिंग जो 30 के बाद होती है, हर फीमेल में इफेक्टेड होती है एज के साथ। अब हम बात करेंगे हर्ब्स की, इनका क्या रोल है फर्टिलिटी में, लाइक अश्वगंधा, शतावरी, इसके बारे में? दीज बोथ आर द मोस्ट कॉमन हर्ब, और मैं बोलती हूँ ओवर द काउंटर लोग खरीद के खाते हैं। मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ये हर्ब ऐसे ही ना लें, ओवर द काउंटर ना लें, बिकॉज इससे हाइपर एसिडिटी भी हो सकती है, या आपको एस्ट्रोजन ज़्यादा बन के एंडोमेट्रियोसिस जैसे केसेस भी हो सकते हैं। अश्वगंधा जो कि एक हम बोल सकते हैं कि फर्टिलिटी या के साथ साथ हमारा स्टेमिना के साथ साथ हमारा स्ट्रेस हार्मोन को भी अच्छा करती है, तो इसलिए अच्छी है। अच्छी स्लीप के लिए भी अश्वगंधा अच्छी है। तो वो फिजिकली और मेंटल दोनों हेल्थ पे अच्छा काम करती है। बट एक आयुर्वेद डॉक्टर की अगर आप उसको गाइडेंस में लेंगे, उसका सही मॉडरेशन में डोजेस लेंगे, तो वो आपके लिए इफेक्टिव है। सेम विद शतावरी, एक तरह से हम बोल सकते हैं एस्ट्रोजन सिक्रेशंस में बड़ा हेल्प करती है। बट अगर पेशेंट को ऑलरेडी एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है, या फिर वो PCOD का केस होता है, या हम ये बोल सकते हैं कि पेशेंट समटाइम्स आजकल एंडोमेट्रियोसिस के केसेस बहुत हैं, तो उन केसेस में हम शतावरी जैसा हर्ब नहीं पेशेंट को सजेस्ट करते। जी, अब आपने बात कर ही ली है PCOS PCOD की, तो हम इस पर भी बात करेंगे, बिकॉज हर कोई बात कर रहा है इस टॉपिक पर, PCOS PCOD, और 80% फीमेल्स इसी बीमारी का शिकार हो रही हैं। क्यों हो रहा है ये? क्या लाइफस्टाइल ख़राब है, या और कोई क्या क्या बेसिकली प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो ये जो बीमारियां हैं वो घर कर रही हैं? या डेफिनेटली, अभी जैसे मैं एस्ट्रोजन्स पे बात कर रही थी, हर फीमेल की बॉडी में कुछ हार्मोन्स में एस्ट्रोजन हार्मोन होता है जो कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट में काम करता है, मिल्क ग्लैंड्स के सिक्रेशंस में काम करता है, और भी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में भी अच्छा काम करता है। हाँ जी। और एंडोमेट्रियम की लाइनिंग यानी कि यूट्रस के अंदर की लाइनिंग बनाने में अच्छा काम करता है। बट लोग क्या करते हैं आजकल, कम एज में बच्चों को प्लास्टिक की चीज़ों में खाना देना, या बच्चों को टाइम से पहले ही वे परफ्यूम्स बहुत यूज़ कर रहे हैं, क्रीम्स लगा रहे हैं, ऐसी चीज़ें भी हैं जो बॉडी पे अप्लाई कर रहे हैं जिसमें फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं। एंड दिस इज़ द थिंग कि हमारी सोसाइटी अवेयर नहीं है इस चीज़ के बारे में, तो वो एस्ट्रोजन उसी की वजह से आजकल अर्ली पीरियड्स भी बच्चों को आ रहे हैं। मतलब जो
पीरियड्स बच्चों को 14-15 की एज में आते थे, आजकल 11-12 के ईयर में आ रहे हैं उन्हें जी तो फाइटोएस्ट्रोजेंस का कम यूज़ करना चाहिए। जी सेकेंड, डेफिनेटली हमारे बच्चे फिजिकल एक्टिविटीज़ में कम हैं, स्कूल में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सिलेबस बहुत है, हमें करियर में बहुत कुछ करना है, तो रेस्ट ऑफ द टाइम हम अपनी स्टडीज़ के अलावा या अपने करियर के अलावा हम सोफे पे रहते हैं जी। या हम फ़ोन स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी तो भी ओवर स्टिमुलेशंस नहीं होगी। अगर बाहर के अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब को हम हिला रहे हैं तो अंदर के ऑर्गन्स को भी एक्सरसाइजेज चाहिए, उन्हें भी मोबिलिटी चाहिए। एग्जैक्टली तो वहाँ पे ब्लड फ्लो कैसा जाएगा, जी। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम थोड़ा सा एक्सरसाइज पार्ट बच्चों की उसमें डालें, वो मिसिंग है। खाना जंक फूड बहुत ज़्यादा है, तो इन चीज़ों को करेक्ट कर कर अगर हम रखेंगे, एक अवेयरनेस देंगे, मतलब जी। ये भी मुझे लगता है एक सब्जेक्ट होना चाहिए। एग्जैक्टली। अब 5 टिप्स क्या देंगी टू इम्प्रूव इनफर्टिलिटी? या एक तो इनफर्टिलिटी के लिए सबसे ज़्यादा आपको सब अपने अंदर एक्सेप्टेंस लानी है कि इनफर्टिलिटी कोई बीमारी नहीं है। लोग सोचते हैं मुझे इनफर्टिलिटी क्यों है, पेशेंट मोस्टली स्ट्रेस में आता है, मैम मुझे क्यों हुआ, मेरी सिस्टर को तो नहीं है, मेरी फ्रेंड को तो नहीं है। सो दीज आर द क्वेश्चन जो मैं नॉर्मली अपनी ओपीडी में सुनती हूँ। देखिए हर चीज़ सबको सूट नहीं करती, एंड डेफिनेटली अगर वो है तो देर इज समथिंग आप कुछ मिस कर रही हैं, उसको करेक्ट करवाइए। आप अपना बॉडी टाइप, अपना आयुर्वेद में प्रकृति परीक्षण होता है, वो एक आयुर्वेदा डॉक्टर से मिलकर वो जज करवाइए, उसके अकॉर्डिंग लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें। सेकेंड, आपने क्या करना है, अर्ली मॉर्निंग जरूर उठना है। जब हम अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो हमारी बॉडी में वात दोषा जो होता है, वात पित्त कफ आयुर्वेद में मेन पिलर्स माने गए हैं जी। तो वो बैलेंस में होता है और वो बहुत हेल्प करता है हमारा जो हार्मोन्स हैं या हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको रेगुलेट करने में। थर्ड, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग खाना, प्लस में जंक स्पाइसी ऐसी चीज़ें नहीं लेनी। फोर्थ, फिजिकल एक्टिविटीज़ में सिर्फ ऐसा नहीं आता कि एक्सरसाइज कर ली, जिम गए और कुछ बॉडी पार्ट्स पे काम कर लिया। आप जब तक वॉक नहीं करोगे ना, आपकी बॉडी से स्ट्रेस रिलीज नहीं होगा। एंड द सेकेंड, आपके इंटरनल लोअर एब्डोमेन के ऑर्गन्स हैं उनमें ब्लड सर्कुलेशन इनहेंस होगा। एंड फिफ्थ, आपकी नींद है। नींद में आप कम से कम अपना स्लीप 7 to 8 आवर्स रखेंगे तो आपका हार्मोन्स और आपका सबसे ज़रूरी मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन बहुत अच्छा होगा और उसी के बेस पे हार्मोन्स अच्छे से रेगुलेट होंगे। जी, तो ये तो बात हो गई है यहाँ पर फर्टिलिटी की। अब बात करते हैं हम अल्कोहल की। जो फीमेल्स अल्कोहल ले रही हैं और प्रेगनेंसी के दौरान भी कुछ फीमेल्स जो हैं वो अल्कोहल ले लेती हैं, तो क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके? बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट्स हैं। हम तो एक बहुत ही हमारे इंडियन उसमें एक सही सी टर्म दी गई है कि जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। तो अल्कोहल को आयुर्वेद में तामसिक भोजन में लिया जाता है, एंड हमारे मन के दोष भी राजसिक, सात्विक और तामसिक है। तो जब हम तामसिक खाना लेंगे तो हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो भी तामसिक होगी। लाइक मदर को गुस्सा, इरिटेशन, एंगर इश्यूज भी बहुत होंगे, एंड मे बी वो एंगर इशू उसका अबॉर्शन होने के चांसेस क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड, अल्कोहल आपके खून को गाढ़ा करेगी एंड बच्चे तक ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं जाएगी, बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट उससे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होगी। सो ऑफ कोर्स इट शुड बी कम्प्लीटली अवॉइडेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। जी मैम, आपको क्या लगता है कि जो अर्बन वुमेन है उन्होंने अपने करियर के चक्कर में मदरहुड को जो डिले किया है उससे क्या वो खुद को ही नुकसान पहुंचा रही हैं? मैंने आपको अभी एक बात बताया था कि पहले अगर हम उसकी बॉडी टाइप को जाने, अगर फीमेल को बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू नहीं है, लाइक उनका एग रिजर्व है जी, टाइम टू टाइम आफ्टर 25 जी, एक हार्मोनल प्रोफाइल करवाते रहें, अपने टेस्ट एक डॉक्टर से, आयुर्वेद में नाड़ी परीक्षण भी होता है जिससे कि हम आपका फ्यूचर भी कि आप किस डिजीज़ के प्रोन है तो उसमें हम उस डिजीज़ से प्रिवेंशन आपको बता सकते हैं। एंड उसके अलावा हम आपका जो डाइट है वो सुधार कर आपका जो एग क्वालिटी है वो लंबे टाइम तक अच्छा बना रहे। इवन एजिंग भी डिले होती है, जो चीज़ आपको 50 में आनी चाहिए वो डिले करके हम 60 में लेके जा सकते हैं, बट आफ्टर द अडॉप्टिंग गुड लाइफस्टाइल और आयुर्वेदा दिनचर्या। ओके, सो ऐसा नहीं है, अगर वो डिजीज फीमेल नहीं है, पहले से कोई सिम्टम नहीं है तो दे कैन डिले। और अदरवाइज अगर उनको इश्यूज पहले से हैं, मेंस्ट्रुअल हेल्थ में है या पीरियड के दौरान बहुत पेन होता है, कोई छोटे छोटे ट्रिगर्स भी हैं, सो दे हैव टू बी कंसर्न अबाउट देयर हेल्थ एंड फर्स्ट दे हैव टू बी गो फॉर द फैमिली प्लानिंग। ओके, वैसे आयुर्वेदा के बारे में अब बात की है तो मैं ये तो ज़रूर जानूंगी,
आप जो है मतलब आयुर्वेदा जो है वो उन घरेलू जो नुस्खे होते हैं उनसे किस तरीके से अलग है? एक्चुअली जब भी मेरा किसी से कन्वर्सेशन होता है ना, तो लोगों का माइंडसेट आयुर्वेद को लेके यही है, किचन, घरेलू नुस्खे, बिल्कुल। या बाग में कहीं पेड़ पौधे, हाँ। उनका पेस्ट और पत्तों को उबालना। जी। बट डेफिनेटली इट इज़ नॉट ओनली आयुर्वेदा। यस, इट इज़ रिलेटेड विद द आयुर्वेदा, बिकॉज हमारे एंशिएंट टाइम में ना जो चीज़ें चारों तरफ हमारे अवेलेबल होती थी ना, हम उसी से ट्रीटमेंट करते थे। जी। एंड जो हमारे कल्चर में चीज़ें हैं ना, सब्जी में छौंक लगाना, लाइक जीरा डालना, हाँ, हम उसमें नमक दब डालते हैं, हल्दी डालना, वो एक तरह से एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी हमारे खाने में आ रही है। ओके। है ना, तो वो चीज़ें हमारी हेल्थ से ही रिलेशन रखती हैं, बट हम उनके साइंटिफिक लॉजिक्स नहीं समझते। जी। एंड वो चीज़ें ऑलरेडी हमारे एंसेस्टर्स इतने समझदार होते थे, हमारे लाइफस्टाइल में डाली हुई हैं। जी। सर्दियों का टाइम है, इंडिया में विंटर दिसंबर जनवरी बहुत आती है, तो उस टाइम पे गूंद के लड्डू खाना। जी। क्योंकि सर्दियों में क्या है, बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इतना नहीं हो पाता, बाहर भी ठंडा रहता है, तो डाइजेशन अच्छा नहीं होता, तो घी जो है वो पित्त का शमन करता है, तो इस टाइप की चीज़ें घी जिसमें हो वो देना। सो दीज आर द थिंग्स जो उससे रिलेट करती थी। तो आयुर्वेद सिर्फ यहाँ तक नहीं है, किचन तक नहीं है, आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, इवन मेडिसिन का योग ऐसा है, हम एक साथ 2 या 3 मेडिसिन को मिलाकर इतना अच्छा रिजल्ट देते हैं किसी डिजीज़ में। या सिर्फ एक ही मेडिसिन आप दूध के साथ ले रहे हैं, Okay. या उसको शहद के साथ ले रहे हैं, या पानी के साथ ले रहे हैं, जिसको हम अनुपान बोलते हैं, उसका अनुपान चेंज करके उस मेडिसिन का आपकी बॉडी पे क्या रिएक्शन हो रहा है या क्या एक्शन आ रहा है, वो बहुत मैटर करता है। सो आयुर्वेद इज अ साइंस एक्चुअली। जो लोग घरेलू नुस्खे समझ रहे हैं वो अब से ना समझें। मैम, जैसे आपने कहा कि पुराने तरीकों को भी यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर आज की मैं बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ जब बच्चा पैदा होता है उसके नेक्स्ट डे ही एक माँ को राजमा खिलाए जाते हैं, या ठंडा बहुत खिलाया जाता है, या एसी में रखा जाता है, तो क्या ये चीज़ें सही हैं? देखो, एसी का तो मैं बोलती हूँ कि मैंने देखा है, डॉक्टर्स खुद बोलते हैं कि आप टेम्परेचर 27 या 26 पे कर सकते हो अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, ह्यूमिड एनवायरनमेंट है। बट हाँ, डेफिनेटली डाइट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड आफ्टर द डिलीवरी, चाहे वो सिजेरियन हो चाहे नॉर्मल हो। डाइट उस टाइम पे आप सोचो, आपका यूट्रस पे स्टिचेस है, या आपकी बॉडी में इतने पेन्स के थ्रू आपकी पूरी मसल्स है आपकी एक्टिव हुई हैं, और उसके थ्रू प्रेशर के साथ बेबी बाहर आया है, तो एक तरह से बोलते हैं ना, नया जीवन माँ को मिलता है। तो बच्चे के साथ साथ अपना हेल्थ, हमारे जो रिचुअल्स है, अभी देखो ना, कितने ही लोग आते हैं पोस्ट डिलीवरी, उनको डिप्रेशन हो जाता है जी, हेयर फॉल, नंबर ऑफ पेशेंट, माइग्रेन उनको पोस्ट डिलीवरी स्टार्ट होता है, इवन पोस्चर मिस करेक्ट होना, लाइक बच्चे को फीड करवाते हैं तो झुक के बैठे रहना, उन्हें एग्जैक्ट पोस्चर नहीं पता होता। सो देयर इज अ लॉट्स ऑफ डिजीज that they actually having after the delivering of the baby। तो अगर हम सही उस तरीके से, जो हमारे एंसेस्टर्स कहते थे जी, उनको हम रिलीजन के पार्ट से ना फॉलो करके एक हेल्दी पार्ट से फॉलो करें ना अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग, क्योंकि उस टाइम पे बॉडी में वात बहुत बड़ा होता है, एंड वो वात जब बड़ा होता है तो आप ठंडे फर्श पे अगर पाँव रखेंगे तो और आपकी बॉडी का थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम डिफ होगा, और वात एकदम से बढ़ेगा तो एंजाइटी मदर को हो सकती है, पैल्पिटेशन हो सकती है। तो हम बॉडी को कवर रखते थे, हेड को, ईयर को है, और मदर को बोलते थे सॉक्स पहनने को, पाँव कवर करने को। इवन ऑयल एप्लीकेशन यानी कि मसाज पोस्ट डिलीवरी बहुत अच्छा हमारे कल्चर में था, तो वो चीज़ भी वात का शमन करती है। सो दीज ऑल आर द हेल्थ एस्पेक्ट्स दैट शुड बी फॉलोड इन एवरी। एक और सवाल है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्लानिंग नहीं कर रहे हैं अभी प्रेगनेंसी के लिए, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है कि वो प्रेग्नेंट हो जाती है कोई फीमेल, लेकिन वो पिल्स खा लेते हैं उस दौरान, तो ये कितना साइड इफेक्ट करती हैं बॉडी पर? देखिए, अगर आप, मैं बोलूँगी ऑलरेडी डिजीज़ नहीं है, आपका पीरियड्स ठीक चल रहा है और कोई एक्चुअल में इमरजेंसी है कि आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, तो ऑन एंड ऑफ 1 या 2 बार पिल्स ली हैं तो ठीक है जी। बट आप उसको लाइफ का पार्ट बना रहे हैं। मैंने ऐसे भी फीमेल्स देखी हैं जो एवरी 3rd मंथ बोलते मैं प्रेग्नेंट हो गई, या मेरे हस्बैंड फिजिकल बैरियर यूज़ नहीं करते, मैं पिल्स लेना भूल जाती हूँ, बट दैट इज़ अ टोटली स्टूपिडिटी, that you are detouring your health by yourself।
सो यू हैव टू बी टेक केयर ऑफ दीज थिंग, बिकॉज कुछ भी आपकी बॉडी से, अगर आपका बॉडी पार्ट बन रहा है, आपके बॉडी पार्ट से एक बॉडी बनना शुरू हुई है, तो आपकी बॉडी में उसके साइड इफेक्ट आएंगे ही आएंगे। सेकेंड, जो भी वो बनना शुरू हुआ है ना, उसको जो न्यूरिशमेंट चाहिए वो आपकी बॉडी से खींच लेता है जी। एंड डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में होती है। जी। एंड जब आप अबॉर्ट करते हैं या मिस्ड अबॉर्शंस होते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि डिलीवरी से भी ज़्यादा एक महिला को हीलिंग की ज़रूरत होती है। एग्जैक्टली। सेम रिचुअल्स फॉलो करने चाहिए जो पोस्ट डिलीवरी हम फॉलो करते हैं। मैम एक और सवाल है, माँ बनने का प्रेशर जो होता है वो एक फ़ीमेल पर ही क्यों होता है? मेल इस कॉन्वर्जेशन में कहाँ होते हैं? क्योंकि जो इनफर्टिलिटी होती है उसका ब्लेम मोस्टली एक महिला पर ही होता है, जबकि स्पर्म क्वालिटी भी तो आजकल डेंजरस लेवल पर गिर रही है। तो ये सवाल तो मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी इसका आंसर। एक्चुअली देख, फीमेल पर ऐसा अभी आजकल जो मैं कपल्स देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि काफ़ी लोगों में बहुत इक्वल रेशियो हम बोल सकते हैं। हर टाइप के कपल्स आते हैं। जब फीमेल में पता चल जाता है और कपल बहुत एजुकेटेड नहीं होता, सो डेफिनेटली मेल पार्टनर थोड़ा सा उसे प्रेशराइज करता है, या उसके इन लॉज या अदर फैमिली मेम्बर्स। जी जी। बट काफ़ी चीज़ें देखा गया है कि फैमिलीज बहुत कोऑपरेटिव भी होती हैं, इवन पार्टनर बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। एंड जहाँ हम ये बोलते हैं कि जहाँ पे मेल में इश्यूज होते हैं स्पर्म इजैकुलेशंस को लेकर या स्पर्म क्वालिटी को लेकर, वहाँ पे फीमेल कम बोलती हैं बट मेल पार्टनर थोड़ा ज़्यादा बोलते हैं। सो ये हमारी सोसाइटी में एक फीमेल को लेकर है ही कि हाँ उनमें कमी है, तो उस चीज़ को हाईलाइट कर दिया जाता है। बट ये एक अवेयरनेस होना चाहिए इस चीज़ को लेकर, दोनों की भागीदारी होती है जी। तो अगर आपकी पार्टनर की हार्मोन हेल्थ अच्छी नहीं है या उसके एग अच्छे से नहीं बन रहे, सो डेफिनेटली आप उसको कैसा एनवायरनमेंट दे रहे हैं या आप कितना उनके साथ इन्वॉल्व है, वो भी बहुत मैटर करता है। तो मैं मोस्टली जो कपल्स को सजेस्ट करती हूँ जब वे मेरे पास आते हैं, चाहे फीमेल में इश्यू हो, मेल की रिपोर्ट्स ठीक हो, बट मैं बोलती हूँ आप दोनों को साथ में वॉक पे जाना है। ओके। और साथ में वॉक पे जाएंगे तो इंटीमेसी भी बढ़ेगी, जो कि हर कपल के लिए बहुत ज़रूरी है। सेकेंड, दोनों पे ही काम होगा। उनके लिए भी अगर थोड़ा बहुत उनको लगता है कि स्पर्म मोटाइल कम है, तो वो वॉक करेंगे तो टेस्टिस से इजैकुलेशंस और गुड क्वालिटी ऑफ द स्पर्म ज़्यादा अच्छे से बनेंगे। वहाँ पे भी ब्लड सर्कुलेशन इनहैंस होगा, जैसे कि फीमेल्स की ओवरी में होता है। एंड माँ बनने का डेफिनेटली फीमेल को बोला जाता है कि उसका दूसरा रूप होता है माँ बनना। और सिंस आई एम इन दिस प्रोफेशन लास्ट 15 ईयर्स था, तो मैं देखती हूँ कि फीमेल को एक्चुअली पता ही होता है कि मेरी लाइफ में अगला स्टेप मेरे करियर के बाद ये है। हाँ जी, एग्जैक्टली। उस फैमिली बनाना है या मुझे पहले वाइफ बनना है और फिर मदर बनना है, तो वो उस चीज़ से बड़ी अटैच होती है। तो ऑफ कोर्स उसकी मैनिफेस्टेशन जो होती है वे जब कंप्लीट नहीं होती है, जो ड्रीम्स होते हैं, तो फीमेल जल्दी हर्ट होती है जी कंपेयर टू मेल। अब एक और सवाल है, आईवीएफ फेल होने के बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो आयुर्वेदा की तरफ आते हैं, तो क्या आयुर्वेदा एक लास्ट होप बन गया है लोगों के लिए? डेफिनेटली, इवन आई एम वेरी हैप्पी। बट आजकल ना गीत उल्टा भी होने लगे हैं। Okay. बहुत सारे पेशेंट जो अर्ली इनफर्टिलिटी केसेस होते हैं, लाइक उनको 25-24 में पता चलता है कि ट्यूब ब्लॉक है या पीसीओडी है या स्पर्म मोटाइल कम है, तो वे सबसे पहले आयुर्वेदा ही चूज करते हैं। Okay. ये भी जो ये अवेयरनेस वीडियोस हैं या हम लोगों के मैसेजेस लोगों तक जाते हैं, या आपके जैसे प्लेटफॉर्म है, आप तो उन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो लोगों में मैसेज जा रहा है कि आपको पहले आयुर्वेदा या नेचुरल ट्रीटमेंट्स लेने चाहिए। Okay. तो लोग वो अडॉप्ट करते हैं। बट हाँ, सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब 2 या 3 आईवीएफ फेलियर के बाद पेशेंट हमारे पास आता है और वो नेचुरल कंसीव हो जाता है। ऐसे मैं बोल सकती हूँ मेरे पास एन नंबर ऑफ केसेस है। एंड जब वो कंसेप्शन उसको मिलता है ना, एंड पेशेंट वॉज मैंने 3 आईवीएफ करवाया, मैं बेवकूफ़ थी, मैं क्यों गई, या ट्यूब तो ऐसे ही नॉर्मल ओपन हो गई, इसके लिए मैं आईवीएफ गई थी। तो पेशेंट जब ऐसा बोलता है तो और उसकी वो खुशी देखकर, बिकॉज वो होपलेस हो चुका होता है, और वो होप जब आयुर्वेद से मिलती है, सो डेफिनेटली खुशी तो होती है। एग्जैक्टली। मैम आजकल की जो फीमेल है वो सी सेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हैं, नॉर्मल डिलीवरीज में बिलीव नहीं करती, और डॉक्टर्स भी बहुत फोर्स करते हैं, प्रेशर होता है डॉक्टर्स का भी कि नहीं ये ठीक है, तो क्या ये चीज़ सही है? देखिए, सी सेक्शन के एज सच अगर नंबर ऑफ डिलीवरीज कम है, 1 और 2 है, तो कोई साइड इफेक्ट्स एज सच नहीं आते। ओके। बट डेफिनेटली यूट्रस के ऊपर एक स्टिच आता है, उसको हील होने में टाइम लगता है। नॉर्मल
डिलीवरी के बाद बॉडी जल्दी हील हो जाती है। जो 40 डेज का टाइम पीरियड होता है उसमें अच्छी डाइट, अच्छा लाइफस्टाइल लेंगे तो बॉडी हील हो जाती है। Okay. बट सिजेरियन विल टेक द टाइम टू हील। ऑफ कोर्स एब्डोमिनल एक्सरसाइज पेशेंट 1 साल तक अवॉइड करता है, पेट के ऊपर स्ट्रेच ज़्यादा नहीं कर पाता। देयर आर लॉट्स ऑफ एक्चुअली कॉन्स ऑफ द सिजेरियन डिलीवरी, बट डॉक्टर्स समटाइम्स मैंने देखा है कमर्शियल हो गए हैं। इन पेशेंट होकर उनको नाइट शिफ्ट ना करना पड़ जाए, या नॉर्मल डिलीवर करने में पेशेंट बहुत आवर ले रही है, प्राइमरी पेशेंट है तो ये 7-8 घंटे लेगी, बेबी नीचे नहीं आ रहा, जल्दी करो, सी सेक्शन करो। बट समटाइम्स ये स्मार्ट एडवाइस भी होती है, जब लगे बेबी का वेट ज़्यादा है या बेबी नीचे आ गया है पर वो बाहर नहीं आ पा रहा है, या कई बार डायलेशन नहीं होती, फीमेल का सर्विक्स इतना हार्ड होता है, ओपनिंग नहीं होती, तो हमें इमीडिएटली एक डिसीजन लेना पड़ता है। जी। तो टेक्नोलॉजी फायदेमंद भी है, बट हाँ जहाँ पे कमर्शलाइजेशन हो जाती है कि हाँ नंबर ऑफ सिजेरियन बढ़े जा रहे हैं, या पेशेंट की हाइट अच्छी है, वो लेबर पेन भी ले रही है पेशेंटली, और उसका जो है अच्छा खासा ओपनिंग भी है, डायलेशन प्रॉपर हो रहा है, और फिर भी उसको डाल दिया जाता है उसमें, या सीजरियन के लिए ट्राई ही नहीं किया। इनफैक्ट बीच में तो ऐसे मिथ भी आए थे कि जो नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होने वाले जो बच्चे हैं वो इतने इंटेलिजेंट नहीं हैं, जो सी सेक्शन से पैदा हो रहे हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। उसके पीछे साइंटिफिकली लॉजिक भी था, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में ना प्रेशर लगता है। Okay. समटाइम्स प्रेशर के दौरान ना बच्चे के शोल्डर फंस जाते हैं, या फिर आप ये बोलो कि एयर प्रेशर से उसके ब्रेन के न्यूरॉन्स और वो सब Okay. पुश करने से, या वो थोड़ी देर के लिए भी फंसा रहेगा तो इश्यूज आ जाते हैं। एंड नॉर्मल में क्या है, बच्चे के ऊपर कोई सिजेरियन में क्या है, कोई प्रेशर नहीं आता, सीधा डाइसेक्ट किया और बेबी को निकाला, ओके। तो वो और इमीडिएटली क्राई भी करने लगता है। तो क्या दोनों बच्चों में डिफरेंस होता है, लाइक इम्यूनिटी में या थोड़ा हेल्थ इश्यूज में कोई डिफरेंस है दोनों में? नहीं, अगर बच्चा सेफ हाथों में आ गया सक्सेसफुली, आइदर इट इज सिजेरियन और द नॉर्मल डिलीवरी, ओके। तो ठीक है। बच्चे ने आते ही बाहर क्राई कर लिया तो जी। सब सेफ है, कोई जी दिक्कत जी। मैम आजकल बच्चों में एनर्जी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, तो उनके बर्थ के दौरान उनको ऐसी क्या चीज़ें देनी चाहिए जो ये प्रॉब्लम्स ना हो और साइड इफ़ेक्ट ना हो बेसिकली? आयुर्वेद का स्वर्ण प्राशन मतलब एक संस्कार है, हम ये बोल Okay. सकते हैं। जैसे 16 संस्कार बताए गए हैं हमारे वैदिक कल्चर में, जी। तो आयुर्वेद का स्वर्ण प्राशन भी उसी में आता है। जब एक बच्चे को हम वीनिंग स्टार्ट करवाते हैं 6 मंथ के बाद, उसे अनाज स्टार्ट करते हैं, तो स्वर्ण प्राशन को बोलते हैं कि आप 3 मंथ से या जस्ट बच्चा जब पैदा हुआ उसके बाद से अगर उसमें कोई इश्यूज नहीं है जी। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो कुछ मेद्य रसायन यानी कि आयुर्वेद में शंख पुष्पी, जटामांसी, वंशलोचन, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, उनको हम एक टाइप की घी प्रिपरेशन में और कुछ गोल्ड प्रिपरेशन के साथ घोलते हैं, उसका मर्दन करते हैं, सो दैट मॉलिक्यूल्स प्रॉपर आपस में मिल जाए, एंड उसके बाद उसमें जो घी ऐड करते हैं तो हनी के साथ हम बच्चे को देते हैं। ओके। And that should be started from the पुष्य नक्षत्र। मतलब आयुर्वेद में ना कोई भी मेडिसिन लेने का या मेडिसिन बनाने का काल यानी कि टाइम को बहुत इम्पोर्टेंस दी है। पुष्य नक्षत्र के टाइम पर ना जो ग्रह नक्षत्र होते हैं वो बहुत ही अच्छे हाई एनर्जी के होते हैं। उस टाइम पे अगर बच्चे की टंग पे हम स्वर्ण, गोल्ड और मेधा रसायन को टच करेंगे तो वो डेफिनेटली ब्रेन को स्टिमुलेशंस अच्छे करेगा और उसके न्यूरॉन्स को एक्टिव करेगा। जी। तो स्वर्ण प्राशन एक ऐसी चीज़ है जो इम्यूनिटी को इन्हांस करता है, बच्चे के कॉम्प्लेक्शन को इन्हांस करता है, बच्चे की मेमोरी को एंड उसकी फिजिकल स्टैमिना, तो इन सारी चीज़ों को इन्हांस करता है। जी। तो आजकल जितने भी आयुर्वेद अच्छे प्रैक्टिशनर्स हैं उन सबके पास मिल जाता है स्वर्ण प्राशन। ऑनलाइन भी बहुत सारे लोग सेल कर रहे हैं, बट हाँ आपको देखना है कितना ट्रस्ट वर्दी ब्रांड उसको बना रहा है और एक्चुअल में गोल्ड डाल रहे हैं, मेधा रसायन अच्छे से डाल रहे हैं। अगर उसका प्रिपरेशन ठीक है तो डेफिनेटली हर बच्चे को वो स्टार्ट करवाना चाहिए, जिसको हम आयुर्वेदिक इम्यूनाइजेशन भी बोलते हैं। जी जी। तो पुराने जमाने में इसको दिया जाता था। मैम एक बात सामने आई थी, एक न्यूज़, और इसे सुनकर हर कोई शॉक्ड हो गया था। अच्छा, ऐसे कहा जाता है एक एज निकल जाने के बाद प्रेग्नेंट होना जो है वो इम्पॉसिबल के बराबर है, लेकिन सिद्धू मूसेवाला की मदर को एक बेबी कंसीव कैसे हुआ था, और जब हमने सुना था तो हम भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे, और इनफैक्ट लोग भी। इस सवाल का जवाब मैं आपसे ज़रूर जानूंगी।
अभी हम यही बात कर रहे थे ना कि टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं मैटर करती है, फायदेमंद होती है। हाँ जी। तो IVF आपका जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, और डेफिनेटली जो उनकी मदर का उस टाइम एज था वो 50 था, हाँ। तो उस टाइम एग रिजर्व नहीं होगा, एग काउंट उनका था ही नहीं, Okay. तो उन्होंने मे बी डोनर एग लिया। मे बी दिस थिंग आई एम नॉट सेइंग दिस थिंग, क्योंकि दैट कैन बी द कंट्रोवर्शियल, बट इस एज में एग रिजर्व नहीं हो पाता, तो डोनर एग के थ्रू लेकर या फिर अच्छी क्वालिटी ऑफ एग निकाल कर, गुड क्वालिटी ऑफ स्पर्म निकाल कर उनको बाहर हम एम्ब्रॉय बनाते हैं। ओके। एंड जब वो ब्लास्टोसिस्ट सही हो जाता है तो उसको ट्रांसफर करते हैं जब वीमेन की एंडोमेट्रियम लाइनिंग अच्छी हो। जी तो ये जो प्रोसेस है वो ऐसे केसेस में बहुत फायदेमंद होता है। जी। इवन काफ़ी बार फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनका अकाउंट कम एज में भी नहीं होता, 35 में, या हम देखते हैं कि ओवरियन पुअर रिजर्व हो चुका है, तो हम उसे खुद गाइड करते हैं। Okay. या हमें लगता है इसके नंबर ऑफ एग बहुत कम बचे हैं, ओनली 0.35 है, 1 या 2 एग है, तो मैं खुद भी फीमेल को बोल देती हूँ आपके एग हैं, आप उसे प्रिजर्व करवा लो, आपको नेचुरल ट्राई करना है आप कर, पर एग आपके प्रिजर्व रहेंगे, सो दैट आगे आपको डोनर एग ना लेना पड़े और बेबी आपके ही एग से हो जाए। Okay. और आयुर्वेदा आपको इतना प्रिपेयर कर देगा कि आपके यूट्रस में इम्प्लांटेशन जल्दी से हो जाए। तो हम मिलकर भी जब काम करते हैं ना इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ, तो ऐसे केसेस जो लेट एज में कंसीव करना चाहते हैं उनको बहुत सपोर्ट हो जाता है। आयुर्वेद से उनकी लाइनिंग अच्छी बन जाती है, यूट्रस उनका हेल्दी बन जाता है, और बाहर ब्लास्टोसिस्ट जब टाइमली उनका अंदर ट्रांसफर करते हैं जी। तो वो इम्प्लांट सक्सेस हो जाता है। एक माँ बनने के बाद मुझे लगता है जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो बच्चे पर बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन आयुर्वेदा एक मदर को खुद से कनेक्ट कैसे कराता है? देखिए मदर से हुड से कनेक्ट एक औरत तभी हो जाती है जब वो कंसीव करती है। वन शी गॉट टू नो ना कि आई एम प्रेग्नेंट, तो वो एक ड्रीम में आ जाती है, या मदर खुद इतनी केयरफुल हो जाती है, मैं क्या खा रही हूँ या मैं ये ले सकती हूँ। आजकल आप मानोगे इनफर्टिलिटी से ज़्यादा पेशेंट इस चीज़ के लिए कॉन्शियस हो गए हैं, जब वो प्रेग्नेंट होते हैं वे कॉल्स ज़्यादा आती है, मैम मेरा 3rd मंथ रनिंग है, कैन आई टेक दिस फूड, मेरा 5th मंथ है, या फिर मैं अभी अपने लास्ट ट्राइमेस्टर में हूँ तो व्हाट आई कैन हैव। सो दीज आर द थिंग्स, तो अवेयरनेस है लोगों को। एंड ऑफ कोर्स आप ये देखिए जैसे ही बेबी बाहर आता है मदर को फीड आना शुरू हो जाता है, ठीक है, बेबी के लिए फूड पहले से ही आ जाता है, मतलब ये बॉडी इतना अच्छा बना हुआ है। और फिर ना डिलीवरीज के बाद ज़्यादातर बच्चों को मदर की चेस्ट पे लिटाते हैं, एंड एक कैंगेरू थेरेपी है जो कि मेडिकल साइंस ने भी रिसर्च की बात की है कि मदर और बच्चे का जब नेक टच होता है आपस में, स्किन टू स्किन, तो मदर का फीड और अच्छा आता है। ओके। तो इसलिए जैसे ही डिलीवरी होती है, आइदर इट इज़ नॉर्मल और सिजेरियन, बच्चे को मदर के चेस्ट पे जरूर लिटाया जाता है। ओके। सो ये जो चीज़ है ये स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाती है, और वंस वी गॉट द चाइल्ड इन आवर हैंड ना, तो वो अपनी आप ही फीलिंग, उसका केयर करना, तभी बोलते हैं मदर सेकंड जन्म लेती है जब वो मदर बनती है। उसके थॉट्स वो अपने से ज़्यादा बच्चे की केयर करती है। एग्जैक्टली। कुछ बेस्ट इंटीमेसी पोस्चर जो आप बताना चाहें एक बेस्ट प्रेगनेंसी के लिए? या दीज आर द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। ऐसा अगर आपका फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यूट्रस की पोजीशन देखनी होती है, एंट्रीवर्टेड है, रेट्रोवर्टेड है। रेट्रोवर्टेड यूट्रस में ज़्यादातर यूट्रस ऐसे होता है, मतलब बैक की तरफ होता है, तो ऐसे केसेस में हम फीमेल को लोअर बैक के नीचे पिलो लगाकर इंटरकॉर्स करने को बोलते हैं, सो दैट स्पर्म इजैकुलेट होके सही तरीके से सही टाइम पे पहुँचे और उसको सर्विक्स के अंदर एंट्री करने में इशू ना हो। जी। सेम अगर एंट्रीवर्टेड होता है तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं आता। सेम अगर पोस्चर की बात की जाए तो नॉर्मल पोस्चर बहुत ठीक है, जो भी एक नॉर्मल पोजीशन होती है उसमें आजकल मैं सुन रही हूँ लोग लेग लिफ्टिंग करते हैं या बहुत देर तक लेटे रहते हैं। देखिए स्पर्म को जितना इजैकुलेट होकर अंदर आना है वो आ ही जाएगा, बाकी लिक्विड पार्ट ही वो बाहर छोड़ेगा। तो देयर आर नंबर ऑफ स्पर्म, जो भी एक थिक आपका सीमन होता है उसमें नंबर ऑफ होते हैं, तो जिनको ऊपर जाना होता है वो ऑलरेडी कैविटी के थ्रू ऊपर चले गए जी, अपना रास्ता कवर करके। जो लिक्विड बाहर आ रहा है वो आपके बहुत देर लेटने से अंदर नहीं जाएगा या लेग लिफ्ट करने से अंदर नहीं जाएगा।
जी, क्या बात है। वैसे मेरे सारे सवालों के जवाब तो मैम ने दे ही दिए हैं, लेकिन जाते जाते आप क्या मैसेज देना चाहती हैं उन मदर्स को जो अपनी मेंटल हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती हैं, घर के कामों में उलझी रहती हैं, अपने बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देती हैं? क्या मैसेज है उन सब के लिए? यस, डेफिनेटली जो मैं तो ये मानती हूँ कि बच्चे जो है ना वो हमारी मेन इन्वेस्टमेंट होते हैं। सो अगर हम उनकी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे या उनकी मेंटल हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो असर या इफ़ेक्टेड होते हैं वो पेरेंट्स ही होते हैं। तो और इट इज़ नॉट दैट कि जब बच्चे इस एज में आएंगे हम उन्हें तब समझाएंगे या हम तब ध्यान देंगे। आपकी लाइफ अगर डिसिप्लिन्ड है, आपके घर के काम या आप बाहर जॉब करते हैं, एक लिमिटेड टाइम तक है और जो आपने अपने बच्चों को आवर्स देने हैं वो ज़रूर देने हैं। तो उन चीज़ों को अगर आप ध्यान से मैनेज करेंगे तो मैनेजेबल सब होता है एंड डेफिनेटली वो आपकी भी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं या उनकी बातें सुनते हैं या हम देखते हैं कि हमारे टॉक्स का उनके ऊपर ये असर हो रहा है एंड दे आर फॉलोइंग आवर थिंग्स जो हमने उनको बताई है, तो हमारी मेंटल हेल्थ भी बहुत सेटिस्फाइड होती है और हम भी खुश रहते हैं। तो बच्चों को टाइम जरूर देना है और फिजिकल हेल्थ के साथ साथ उनकी मेंटल हेल्थ पे जरूर देना है। जैसे बच्चे एक प्यूबर्टी वाली एज में आए तो उनको बॉडी पार्ट से रिलेटेड एजुकेट जरूर करना है। स्कूल में एजुकेशन मिल रहा है ठीक है, बट समटाइम्स बच्चा स्कूल में इतना कंफर्टेबल नहीं हो पाता। देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस इन द मेल एंड फीमेल। मेल बच्चों में भी बियर्ड्स आती हैं या पीनस के साइज को लेकर दे डोंट एक्चुअली हैव दैट मच ओपन प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो डिस्कस कर सकते हैं। तो पेरेंट्स इतने अच्छे डॉक्टर होते हैं जो उन्हें बता सकते हैं। सेम विथ फीमेल, आप उसी टाइम पे जब उनका प्यूबर्टी वाला एज है उन्हें ब्रेस्ट डेवलपमेंट के बारे में या उन्हें हाइजीन के बारे में या मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में टाइमली एजुकेट करेंगे तो वो भी उनकी मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट डालता है और डेफिनेटली वो खुद का टेक केयर करना सीखते हैं। और आपको बहुत प्राउड होगा जब आपके बच्चे आपकी चीज़ों को समझ रहे हैं और उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। एग्जैक्टली। थैंक यू सो वेरी मच मैम, आप यहाँ पर आए और इतनी सारी बातें हमारे लिसनर्स और व्यूअर्स तक पहुँचाएँ इस मदर्स डे पर। यही मैसेज है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए जो सबसे ज़रूरी है आज के टाइम में। वंस अगेन थैंक यू। और लिसनर्स व्यूअर्स आप सुनते रहें रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हट के हम जल्दी ही मिलेंगे आपसे रेडियो वाला पॉडकास्ट में किसी नए मेहमान के साथ।